स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे विश्व में पाए जाने वाले मुख्य जनजातियों के बारे में। देखिए, मुख्य जनजातियां जो है हर प्रदेश में, हर महाद्वीप में, हर क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पूरे पृथ्वी में जितने भी जगह पर स्थल मंडल हैं वहाँ पर कौन कौन से मुख्य जनजातियाँ विकसित हुई और ये जनजातियाँ किस तरह वहाँ रहती हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्योंकि बहुत बच्चों को और बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ये टफ सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपको अपने क्षेत्र में, अर्थात हम अगर भारत में देखें तो भारत में भी लगभग 20 से 25 उससे भी ज़्यादा जो होता है जनजातियाँ मिलती हैं। और एक समय पूरा पृथ्वी जो था वो जिस तरह से बदलाव कर रहा था, तो मनुष्य के रहन सहन में भी बदलाव हुआ। और जिस तरह मनुष्य के रहन सहन में बदलाव हुआ, उसी तरह मनुष्य ने अपने अलग अलग कबीले बनाए, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रहना बसना शुरू किया। और जब मनुष्य अलग अलग प्रदेशों में रहने लगे तो उन्होंने वहाँ के अनुसार अपने आप को ढाला और अपने आप को तैयार किया। इस तरह से विश्व में कई अलग अलग जनजातियाँ पैदा हुई। अब देखिए, हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन सी जनजाति कहाँ आती हैं। देखिए, हम लोग मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका भी बोल सकते हैं आप, उसके बाद एशिया और ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप के कुछ क्षेत्रों का डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग नॉर्थ अमेरिका से। देखिए, नॉर्थ अमेरिका का मैप के आधार पर ये होता है। अब नॉर्थ अमेरिका में यदि हम लोग जाएँ तो हमें इस क्षेत्र में जो ये वाला भाग है जहाँ अलास्का आता है, कुछ भाग इसमें कनाडा का भी आता है और कुछ भाग जो है ग्रीनलैंड का आता है। तो इन क्षेत्रों में ये जो क्षेत्र हैं जो आप देख रहे हैं, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये सभी क्षेत्रों में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है एस्किमो। देखिए, एस्किमो एक ऐसी जनजाति है जो बहुत ही ज़्यादा बर्फीले क्षेत्रों में रहने के लिए काबिल है। इसका जो बोल सकते हैं कि रहन सहन खान पान जो है ये काफ़ी अलग होता है। हम कह सकते हैं कि एस्किमो प्रजाति के लोग अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में कुछ इस तरह फैले हुए हैं क्योंकि ये क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र है और ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडा होता है। यहाँ जो बर्फ़ होता है वो काफ़ी मोटी होती है और यहाँ का तापमान 0 डिग्री से भी बहुत माइनस में जाता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो एस्किमो जनजाति के रहते हैं। उसके बाद एस्किमो की कुछ विशेषताएँ देखिए, ये लोग जिस घर में रहते हैं उन घरों को बर्फ़ के टुकड़ों द्वारा तैयार किया जाता है। ये घर जो होते हैं ये अर्धगोलाकार होते हैं और इसके साइड वाले भाग में, अर्थात जो बाहरी क्षेत्र होता है उसमें एक बोल सकते हैं कि छोटी आकार का एक नाली नुमा बोल सकते हैं ढका हुआ भाग को बनाया जाता है। तो एस्किमो का जो आकार होता है आप फिगर में देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से एस्किमो होते हैं। तो एस्किमो का जो बाहरी आवरण होता है, जो बाहरी सतह होता है, वो एक्चुअली में वहाँ पर जब भी किसी व्यक्ति को अंदर जाना होता है तो उसे घिसड़ करके या बोल सकते हैं लेट करके जाना होता है। और अंदर का जो भाग होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ये पूरा बर्फ़ से बना होता है, साथ ही साथ ये अंदर से बहुत गर्म होता है। इसमें कभी कभार बोल सकते हैं कम मात्रा में आग जलाया जाता है ताकि अंदर गर्मी बनी रहे। अब इन प्रदेशों में, अर्थात अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के प्रदेशों में जो एस्किमो प्रजाति रहती है ये लगभग 10 लाख की संख्या में होते हैं। और 10 लाख की संख्या में होने के साथ साथ ये लोग जो हैं ये लोग अपना जनसंख्या को नियंत्रण किए हुए हैं। मतलब इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ही सीमित होती है क्योंकि देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा बोल सकते हैं सोर्स नहीं है कृषि का या खेती का, या आप बोल सकते हैं कि कोई भी जरिया नहीं है उनके रोजगार का। तो ये लोग प्रायः वहाँ पर पाए जाने वाले जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे मछली है, फिर वहाँ पर जो भालू होता है और कई तरह के जो बोल सकते हैं बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले जीव हैं उनका ये उपभोग करते हैं। ये लोग अपनी जनसंख्या को कुछ इस हद तक कंट्रोल करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसे आत्महत्या तक करना पड़ता है ताकि उनका परिवार छोटा रहे, क्योंकि वहाँ पर कोई साधन नहीं है अपने पेट भरने का। तो ये लोग काफ़ी कठिन परिश्रम करते हैं। साथ ही साथ इन लोगों का जो पहनावा होता है वो वहाँ के जीवों के खाल को पहनते हैं, जैसे भालू का हो गया, वीबर का हो गया और मछलियों के भी खाल को ये लोग पहनते हैं। लेकिन भालू का जो खाल होता है वो ज़्यादा बोल सकते हैं कि हैवी होता है, ज़्यादा भारी होता है, इसलिए ये वीवर के खाल को ज़्यादा पहनते हैं, वो बहुत हल्का होता है। अब देखिए,
इन क्षेत्रों में जो जनजाति पाई जाती है अर्थात एस्किमो जो जनजाति है, इसका एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं प्रकृति में रोल है, क्योंकि इन्हें पर्यावरण के अनुरूप ढलना पड़ता है। मतलब ये कि देखिए जिस तरह से हम लोग वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, CFC बढ़ रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा तो बढ़ रही है लगातार, तो अंटार्कटिका या इन क्षेत्रों में जहाँ बर्फ़ जमे हुए हैं वहाँ पर इन्हें काफ़ी मार झेलनी पड़ती है। और जिस तरह से बर्फ़ का बोल सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन होता है, उससे इनके रहन सहन में भी काफ़ी बदलाव होता है। कभी ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो कभी ये नदियों के क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। जब ठंड का या बोल सकते हैं हमारे क्षेत्रों में जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पर ये एस्किमो के अंदर रहते हैं और कम से कम 10 से 20 दिन तक वहाँ घुसे रहते हैं और वहीं पर से वो अपना भोजन को या अपना हर तरह का क्रिया को करते हैं। लेकिन जैसे थोड़ी गर्मी पड़ती है हम लोग के क्षेत्रों में तो ये लोग नदियों के किनारे आके बस जाते हैं और नदियों के किनारे ये भालू के बने चमड़ों का घर में रहते हैं। तो इस तरह से इनका जो है जीवन यापन होता है। दूसरा जो है वो है रेड इंडियन। देखिए रेड इंडियन ये एक ऐसा बोल सकते हैं जनजाति है जो एक समय, गौर करिएगा, जो एक समय अमेरिका के मूल निवासी में आते थे। मतलब ये लोग जो थे अमेरिका के मूल निवासी होते थे और यूरोप के आने से पहले, मतलब जब तक यूरोप यहाँ नहीं पहुँचा था, यूरोप के लोग जब तक यहाँ नहीं पहुँचे थे तब तक ये यहाँ के मूल निवासी थे और आज भी माना जाता है। और साथ ही साथ ये अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में ये लोग पाए जाते हैं। अब इन जनजातियों का मुख्य विशेषता क्या है कि ये लोग जो हैं ये लोग अपने पुराने तौर तरीकों में रहते हैं। इनके साथ बोल सकते हैं कि बाहरी दुनिया का जो लगाव है ये ना के बराबर करते हैं। इसीलिए USA जो और कनाडा जो सरकार है इन्हें एक अलग छूट दी हुई है। इन्हें बोल सकते हैं कि जनजातीय रूप से बहुत सारी स्वतंत्रता दी हुई है कि ये अपने क्षेत्रों में किसी को भी घर बनाने नहीं देंगे और ना ही इन क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश करने देंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर जाना चाहता है, देखना चाहता है, घूमना चाहता है तो वो आराम से जा सकता है, वहाँ रह सकता है, लेकिन वहाँ रच बस नहीं सकता है। तो जो रेड इंडियन है वो एक्चुअली में बहुत ही पुराने समुदाय के हैं। देखिए एक इतिहासकारों के माने तो ये कहा जाता है कि कोलंबस सबसे पहले इसी क्षेत्र में आया था और चूंकि कोलंबस भारत की खोज में निकला था, लेकिन वह यह भ्रम में रह गया कि उसने इस क्षेत्र को ही इसका नाम इंडिया रख दिया था और इसी के कारण इस क्षेत्र को रेड इंडिया कहा जाता है। तो कोलंबस ने सबसे पहले अगर उत्तरी अमेरिका में कहाँ आया था वो इस क्षेत्र में आया था और ये लोग जो थे उन्हें उसने रेड इंडियन के नाम से बुलाया था। साथ ही साथ ये लोग जो होते हैं ये 500 कबीले हमेशा रहते हैं। मतलब इनकी कबीलों की संख्या हमेशा 500 होती है और वर्तमान समय में भी ये इतने ही कबीले पूरे मौजूद हैं कनाडा और USA के बॉर्डर्स पर। तो ये अमेरिका और कनाडा के लिए एक बहुत बहुमूल्य जनजाति मानी जाती है। कि अगली जो प्रजाति है वो है माया प्रजाति। देखिए माया प्रजाति आपने सुना होगा माया सभ्यता के बारे में। साथ ही साथ आपने एक बार बहुत बड़ी अफवाह सुनी थी कि 2012 में पूरा विश्व जो होगा उसका अंत हो जाएगा और ये माया कैलेंडर के आधार पर बताया गया था। तो ये जो माया कैलेंडर है वो एक तरह से नॉर्थ अमेरिका के इन क्षेत्रों से लिया गया है, या बोल सकते हैं जो ये माया जनजाति है वो यहाँ पाई जाती है मैक्सिको के क्षेत्र में। ये जो अमेरिका और अमेरिका के नीचे का क्षेत्र है जो मैक्सिको सिटी है या मैक्सिको जो देश है, इस देश में ये जनजाति पाई जाती है। देखिए माया जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जनजाति मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा से विवादों में रही है। इसमें बहुत कुछ रहस्यमयी ढंग से बताया गया है। जैसे कि हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ा, हम लोगों ने हम्पी की सभ्यता पढ़ा, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ा, तो उसी तरह माया का जो सभ्यता है या माया सभ्यता में जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के पहले के हैं। मतलब कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है। इसमें हिंदू देवी देवताओं के कुछ चिन्ह मिले हैं जिसमें गणेश जी की मूर्ति मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर पशु बलि भी होता था। जब भी कोई राजा सिंहासन पर बैठता था, अधिकांशतः इसके सिंहासन पर पुरुष ही बैठते थे और कुछ समय में महिलाएं भी बैठी हुई हैं। तो जब भी कोई सिंहासन पर बैठता था, विराजमान होता था कोई नया राजा, तो यहाँ पर बलि दिया जाता था नरों का या मनुष्यों की बलि दी जाती थी। साथ ही साथ यहाँ पर गीत गाने का प्रचलन भी शुरू हुआ है।
तो माया सभ्यता में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो अभी भी माया जाति के लोग फॉलो करते हैं। माया जाति के लोग अभी भी अपने उसी कैलेंडर को प्रतिरूप मानते हैं जो लगभग 3000 साल भविष्य को देख सकता है, ऐसा उनकी एक सोच है। साथ ही साथ माया जो पूरा जनजाति है वो मैक्सिको और मध्य अमेरिका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए माया जो जनजाति है इसमें एक और क्या है गुण है कि यहाँ के जो लोग हैं ये प्रायः तांत्रिक विद्या में बहुत निपुण होते हैं, या बोल सकते हैं कि इन्हें अभी भी विश्वास होता है कि तंत्र मंत्र या जादू टोना इन सभी चीज़ों पर वो काफ़ी विश्वास करते हैं। इनके अपने देवी देवताएं होते हैं जिनका ये अनुसरण करते हैं। ये लोग अपना पारंपरिक रूप से अपने हर कार्य को करते हैं। जैसे कि हमेशा क्या हो रहा है कि दुनिया में बदलाव होते जा रहा है, तो इनमें भी बदलाव हुआ है, लेकिन ये पुराने रीति रिवाज उसके ट्रेडिशन को नहीं छोड़े हुए हैं। तो ये जो माया जनजाति है वो उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको और मध्य अमेरिका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए अगला जो जनजाति है ये है साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला बोरो प्रजाति, या इसको कई जगह पर बारो प्रजाति भी बोलते हैं। ये देखिए बोरो प्रजाति जो है ये अमेजन, ब्राज़ील, पेरू घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है। आपको पता है कि यहाँ एंडीज पर्वत है और एंडीज पर्वत के इस क्षेत्र में अमेजन नदी बहती है, और इन क्षेत्रों में यह जो पूरी जनजाति है वो पाई जाती है। यह जनजाति एक ऐसी जनजाति मानी जाती है जो बहुत ही घातक होती है। अभी भी यहाँ के लोग जो हैं पुराने समय की तरह खेती कर रहे हैं, लेकिन ये जनजाति जो है काफ़ी घातक इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये मनुष्यों का भी मांस खा सकते हैं। इन जनजातियों के लोग जो हैं काफ़ी निर्दयी होते हैं। ये खेती तो पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने के तौर तरीकों को भी अपने साथ ढोते आ रहे हैं। तो ये मनुष्य मांस को खा सकते हैं और ये मनुष्य की खोपड़ी को अपने घरों के बाहर में टांगते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि ये विजय का एक स्वरूप दिखाने का प्रयास करते हैं कि किसी युद्ध में इसने किसी मनुष्य को हराया, उसका गला काटा और उसके खोपड़ी को लटका दिया, जिससे एक प्रतीक चिन्ह होता है ना, तो वो प्रतीक चिन्ह के रूप में यह मानव खोपड़ियों को अपने घरों के बाहर में लगाते हैं। देखिए बोरो प्रजाति जो है या बोरा प्रजाति जो बोल सकते हैं, ये एक ऐसा प्रजाति है जो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं सक्रिय होता है। अभी भी ये लोग जो हैं अपने मनोरंजन के लिए बहुत घातक युद्ध करते हैं और इनके कबीलों में बहुत ज़्यादा मात्रा में खून खराबा देखने को मिलते हैं। ये लोग जो होते हैं ये अमेजन, ब्राज़ील, पेरू और साथ ही साथ उसके घाटी क्षेत्र, अमेजन घाटी का जो क्षेत्र है जहाँ अमेजन नदी बहती है, उन क्षेत्रों में ये अपने घरों को बसाते हैं। छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती हैं और पुराने रीति रिवाज के आधार पर ये रहते हैं। देखिए ये लोग जो है ये प्रायः नदियों के किनारे रहना पसंद करते हैं और इनका जो मुख्य भोजन आहार होता है ये जंगल के आधार पे निर्भर करता है। तो ये जंगलों पर निर्भर करते हैं और जंगलों की जो बोल सकते हैं जीव होते हैं उन्हें मारकर इनका खाना मुख्य उद्देश्य होता है। इनका एक और गुण है कि ये लोग क्या करते हैं, प्रकृति को संतुलन करने के लिए बहुत भारी मात्रा में बोल सकते हैं पेड़ों को भी लगाते हैं। लेकिन ये जो बोरा प्रजाति है या बोरो प्रजाति है, यह प्रजाति बहुत ही ज़्यादा घातक मानी जाती है और साथ ही साथ ये पुराने पद्धति से कृषि को करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन में, ब्राज़ील और साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि पेरू के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस तरह से ये जो बोरो प्रजाति है ये साउथ अमेरिका के क्षेत्र को पूरी तरह कवरेज किया हुआ है। किस क्षेत्र में, अमेजन नदी घाटी के क्षेत्र में। देखिए अमेजन जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ पर यही प्रजाति बहुत ज़्यादा विकसित हुई है और बहुत क्षेत्रों में ये भी देखा गया है कि जब भी कोई बाहरी लोग या फिर कोई बाहरी क्षेत्र के लोग जब यहाँ पर आते हैं और मान लीजिए कि वो पेड़ पौधों की अधिक कटाई कर रहे हैं तो इनका संरक्षण करने का काम भी यही प्रजाति के लोग करते हैं। तो इस तरह से जो ये बोरो प्रजाति है वो साउथ अमेरिका के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बोरो प्रजाति का एक और गुण है कि ये लोग जो होते हैं ये गोरे होते हैं, इनके बाल जो होते हैं वो सीधे होते हैं तथा इनका कद मध्यम वर्ग का होता है, अर्थात 5.3 से 5.5 इंच का ही ये होते हैं। अगला जो प्रजाति है वो साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में हम लोग जाते हैं। देखिए पूरे पृथ्वी में सबसे अधिक जो बोल सकते हैं कि जनजातियां जो हैं वो साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप साउथ अफ्रीकन क्षेत्र में जब जाते हैं, इस प्रायद्वीप में इंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ मिलती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है पिग्मी प्रजाति को या पिग्मी जनजाति को। देखिए पिग्मी जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो वास्तव में आज भी
अपने संस्कृति को अपनाई हुई है बिना किसी बदलाव के। अब पिग्मी जनजाति जो है वो कांगो बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में एक बोल सकते हैं कांगो नदी बहती है, और इस नदी में जो क्षेत्र आता है, आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि कांगो नदी का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र 2 बार विषुवत रेखा को क्रॉस करती है। विषुवत रेखा को 2 बार ये काटती है। आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया, जहाँ पर विश्व की नदियाँ का चैप्टर हुआ था, तो वहाँ मैंने बताया था कि कांगो नदी बेसिन जो है 2 बार विषुवत रेखा को काटती है। तो ये इन्हीं क्षेत्रों में ये पिग्मी प्रजाति के लोग रहते हैं। इन लोगों का जो रहन सहन है ये काफ़ी सिंपल है, और ये पुराने ज़माने के जैसे रहन सहन थे, जिस तरह लोग खानाबदोश लोग रहते थे उसी तरह रहते हैं। ये आखेट करते हैं, आखेट का अर्थ है शिकार करना, शिकार करते हैं। साथ ही साथ इनका जो पहनावा है ये बहुत सिंपल है। ये पत्तों को भी पहनते हैं, कई जगहों पर ये बोल सकते नग्न अवस्था में रहते हैं, कई जगहों पर ये सूअर के, फिर गाय के, बैल के और कई जीवों के चमड़ों को पहन करके बोल सकते हैं अपना जीवन यापन करते हैं। इनका जो खान पान है ये प्रायः जीवों के शिकार पर निर्भर करता है। साथ ही साथ ये लोग जो हैं ये अपने क्षेत्र में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। मुश्किल से इनका जो कबीले की संख्या वो मुश्किल से 5 से 1000 के बीच में होगा, जो इस क्षेत्र में फैला हुआ है, कांगो नदी बेसिन के क्षेत्र में फैला हुआ है। इनका रंग जो होता है वो काला, और बाल जो होते हैं घुमावदार होते हैं। साथ ही साथ भाला और बोल सकते हैं तीर इनके प्रमुख हथियार माने जाते हैं, और ये लोग पुराने तौर तरीकों से ही शिकार करते हैं। तो इस तरह से पिग्मी जनजाति जो है वो अफ्रीका के क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए अफ्रीका का जो दूसरा जनजाति है उसका नाम है बुशमैन जनजाति। देखिए बुशमैन जनजाति जो है, आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि बुशमैन, बुश मतलब कि झाड़ी, हम लोग को झाड़ी को बोलते हैं। तो बुशमैन जनजाति के लोग भी कुछ इसी क्षेत्र में रहते हैं। अब बात ये आता है कि अफ्रीका के क्षेत्र में झाड़ियाँ कहाँ मिलेगी, तो जहाँ पर ज़्यादा मरुस्थल है वहाँ पर ज़्यादा झाड़ी है, तो उन क्षेत्रों में ये बुशमैन जाति के लोग रहते हैं। और ये लोग जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो क्षेत्र का नाम है कालाहरी मरुस्थल। देखिए जो बुशमैन प्रजाति है ये बोल सकते हैं कि कालाहरी नामक एक मरुस्थल है, वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये लोग जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि अपनी पुरानी संस्कृति को अपनाए हुए हैं। आज भी ये लोग जो दीमक होता है, जो दीमक होते हैं ना छोटे छोटे जो हम लकड़ियों पर देखते हैं, उन दीमक को चावल की तरह खाते हैं। ये लोग जो होते हैं ये 1940 से 90 के बीच में अपनी मांगों को लेकर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत भारी मात्रा में अफ्रीकन क्षेत्र में आंदोलन किए हुए थे। और ये लोग जो है इनकी मुख्य विशेषता क्या है कि ये लोग दीमक को खाते हैं। दीमक वही दीमक जो आज हम लोग अपने घरों में देखते हैं, कभी कभार पुराने लकड़ियों में लगा होता है। तो ये जो मरुस्थल का नीचे ज़मीनी क्षेत्र होता है उसके मट्टी को हटा करके वहाँ के जो दीमक होते हैं उन्हें चावल की तरह खाते हैं। साथ ही साथ इनका जो रहन सहन है ये काफ़ी सिंपल साधारण है। ये बहुत ही सिंपल रूप से रहते हैं और संस्कृति को कभी नहीं बदल रहे हैं। देखिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में जिस तरह से बदलाव हुआ है उसमें ये बदल तो रहे हैं, लेकिन अपनी जनजातियों को, अपनी संस्कृतियों को ये बचाए हुए हैं। और ये लोग जो है ये लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग कालाहरी नामक मरुस्थल के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला जो बोल सकते हैं जनजाति है ये भी साउथ अफ्रीका का है, जिसका नाम है मसाई। देखिए मसाई जनजाति जो है ये मुख्यतः केनिया, तंजानिया, युगांडा के क्षेत्र में पाया जाता है। अब मसाई जनजाति का जो मुख्य क्षेत्र है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से है। देखिए मसाई लोग जो हैं वो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अफ्रीका के इन क्षेत्रों में मसाई जो जनजाति है वो यहाँ पाया जाता है। इसकी मुख्य गुण क्या है वो पहले मैं बता दे रहा हूँ। देखिए मसाई लोग जो होते हैं वो प्रायः जीवों से बहुत प्यार करते हैं, यानी इनके पास आपको मवेशी बहुत अधिक मिल जाएंगे, जिसमें बकरी है, गाय है, बैल है, और कई क्षेत्रों में ऊँट को भी रखा जाता है। तो इनके पास जीव जंतु काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं अगर किसी के पास 50 से भी कम, अगर 50 से कम किसी के पास मवेशी की संख्या है तो उसे गरीब माना जाता है। और जिसके पास मवेशी की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा शादियाँ भी कर सकता है। मतलब मान लीजिए कि 50 का खेप में यदि उनके पास 100 मवेशी है तो वो 2 शादी कर सकता है, उसको अलाउड है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं ये चावल का, फिर आप इसमें गोभी का और कई प्रकार के साग सब्जियों का भी व्यापार करते हैं।
ये लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं क्रूर भी माने जाते हैं। ये कई क्षेत्रों में जीवों का जो शिकार होता है वो तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये दूध भी पीते हैं और प्रतिदिन इनका जो आहार है वो काफ़ी पौष्टिक वाला होता है। ये बकरों का मांस खाते हैं, उसके साथ बोल सकते हैं बैलों का वध करते हैं और इन्हें एक ऐसे रूप में भी जाना जाता है कि इनका जो लीडर होता है या इनका जो नेता होता है या फिर इनका जो कबीलों का राजा होता है उसे एक शेर का शिकार करना पड़ता है। यदि वो जब तक शेर का शिकार नहीं करेगा तब तक उसे उस कबीले का राजा नहीं माना जाता है। तो ये पुराने संस्कृति के आधार पे भी क्या करते हैं, रहते हैं। ये जिन घरों में रहते हैं उन घरों को क्रोल कहा जाता है। इनके घर जो होते हैं वो सामान्यतः झोपड़ियों से और झोपड़ियों के ऊपर जो होता है वो बैलों के और बोल सकते हैं हाथियों के और कई प्रकार के बड़े जीव की जो छाल होती है उनसे ढका होता है। और ये हमेशा पहाड़ों के ऊपर रहना पसंद करते हैं क्योंकि जब भी बारिश होती है तो वहाँ पर पानी भर जाता है, तो इन क्षेत्रों को वो क्या करते हैं, हमेशा छोड़ते रहते हैं। इसलिए ये अधिकतर पहाड़ों पर रहना और बसना शुरू करते हैं। आज भी ये लोग जो है वो प्रायः अपने स्थानों को बदलते रहते हैं और इसी कारण ये जनजातियों को घुमक्कड़ जनजाति भी कहा जाता है। अगला जो जनजाति है देखिए वो आता है हम लोग का तुआरोंग। देखिए तुआरेंग जनजाति जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जनजाति मानी जाती है क्योंकि ये एक्चुअली में सहारा मरुस्थल में रहता है। देखिए सहारा मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में ये जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी। ये जनजाति कुछ इन क्षेत्रों में रहता है और ये क्षेत्र जो है ये क्षेत्र यहाँ पर ये बहुत विकास कर चुकी है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस तरह एस्किमो जो है वो यहाँ रहने के काबिल है और इनकी जो रहने की जो प्रैक्टिस होती है या इनका जो शरीर होता है वह उस आधार पे व्यवस्थित हो जाता है कि वो वहाँ टिक सके। उसी तरह सहारा जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और सबसे गर्म मरुस्थल माना जाता है, तो यहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं उसका नाम तुआरेग है। देखिए तुआरेग जनजाति की एक विशेषता यह भी है कि अगर आप कभी अफ्रीका जाते हैं घूमने के लिए तो आपको गाइड के रूप में इन्हें ही पकड़ना होगा या गाइड के रूप में आपको ये बहुत सहायता करेंगे। इन्हें हर क्षेत्र में जाने का परमिशन है, ये किसी भी कबीले में जा सकते हैं और कहीं भी घूम सकते हैं। साथ ही साथ इन्हें पूरे अफ्रीका के क्षेत्रों की जानकारी होती है, इन्हें हर क्षेत्र की अच्छी से जानकारी होती है। इसलिए तुआरेग जनजाति जो है वो मुख्य रूप से सहारा मरुस्थल में रहते हैं। इनका जो मुख्य आहार है ये प्रायः मरुस्थलीय जीवों पर, मरुस्थलीय पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। लेकिन जिस तरह से बदलाव हो रहा है अब ये भी क्या कर रहे हैं, ये कुछ क्षेत्रों में खेती कर रहे हैं और खेती के साथ साथ अपने पुराने संस्कृति के आधार पर भी ये अपने आप में बहुत सारे बदलाव लगातार कर रहे हैं। देखिए तुआरेग जो जनजाति है ये एक्चुअली में बोल सकते हैं कि इसकी जो पूरी अर्थव्यवस्था है यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट पर निर्भर करता है। तो इनकी जो बाहरी आउटी कमाई जो होती है या बोल सकते हैं कमाई का जो मुख्य जरिया है वो खेती उतना नहीं है, क्योंकि सहारा मरुस्थल में आपको कहीं उतना ज़्यादा मात्रा में खेती नहीं दिखता है। कुछ इक्का दुक्का क्षेत्र में खेती मिल जाएगा लेकिन बाकी क्षेत्रों में खेती का कोई भी वैसा सीन नहीं है। तो ये लोग जो होते हैं जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए उनके क्षेत्र उनके आधार पर ये अपने अर्थव्यवस्था को सुधारते हैं और इन्हें सरकार के द्वारा अधिकार मिला है कि ये साउथ अफ्रीका या अफ्रीका के किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपने गाइड के रूप में कार्य कर सकते हैं। देखिए अगला जो साउथ अफ्रीका का या अफ्रीका का बोल सकते हैं अगला जो जनजाति है उसका नाम है जुलू। देखिए जुलू जो जनजाति है ये अफ्रीका के दक्षिणी भाग में या बोल सकते हैं दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है। आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र वही क्षेत्र है जहां पर नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था और जिन्होंने पहली बार ब्लैक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। पहले की वीडियो में मैंने बताया है, इसके लिए एक अलग चैप्टर भी करवाया है, क्लास 10 का इंग्लिश में है, तो उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है इसके बारे में। अब जो ये बोल सकते हैं जुलू दक्षिण अफ्रीका का जो एक जनजाति है इसकी मुख्य विशेषता क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और जुलू जनजाति जो है ये सबसे अधिक बोल सकते हैं जाने जाते हैं नृत्य के लिए, नाच के लिए, नाच गाने के लिए। ये लोग नाच गाने में बहुत निपुण होते हैं और इनमें एक नृत्य होता है जिसका नाम होता है रीड। इनकी जो मुख्य नृत्य शैली है उसका नाम क्या है, रीड। रीड नृत्य एक ऐसी नृत्य है जिसमें शासक द्वारा, मान लीजिए कि कोई नया राजा बनता है या कोई नया बच्चा जन्म लेता है राजा के घर में या कोई विवाह समारोह होता है तो वहाँ पर ये नृत्य होता है।
ये काफ़ी धुरंधर नृत्य होता है, क्योंकि इसमें बैलों की लड़ाई और जैसे बहुत तरह के बोल सकते हैं खतरनाक स्टंट किए जाते हैं। कोई व्यक्ति जो होता है वो अपने दोनों हाथों को उठा करके बैलों की तरह नाचता है और इसी तरह कंपटीशन चलता है। इस नृत्य में कोई भी विवाहित महिला भाग नहीं लेती है, इसमें लड़कियां भाग लेती हैं, और जो लड़की का नृत्य जो होता है वो ज़्यादा सुंदर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, राजा उसे पसंद करता है और अपने मन मुताबिक उससे विवाह कर लेता है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो राजा होता है वो काफ़ी ठरकी होता है, उसको जो लड़की पसंद आ गया उससे वो विवाह कर लेगा। लेकिन इस पूरे संप्रदाय में, अर्थात ये जो जुलू प्रजाति है, ये एक तरह से अभी भी अपने पुराने रीति रिवाजों को लेते आ रही है। मतलब इनमें बदलाव तो हो रहा है, लगातार ये अपनी संस्कृति में बदलाव तो कर रहे हैं, लेकिन उस संस्कृति को बदलाव करने के साथ साथ ये जब भी कोई अपना पर्व त्यौहार, जिसको मैंने अभी बताया कि जैसे शादी का माहौल हो गया या फिर कोई घर में बच्चा जन्म लिया, तो उस माहौल में ये अपने पुराने रीति रिवाज के कपड़ों को पहनते हैं। अर्थात पुरुष यहाँ पर जो होते हैं बकरों के या बकरियों के छाल को पहनते हैं, और महिलाएं जो होती हैं वो पत्तों के द्वारा बने गए छालों को पहनती है, या पत्तों के जो बड़े बड़े आकार होते हैं उनको पहन करके यहाँ पर अपने संस्कृति कार्यक्रम को पूरा करते हैं। तो इस तरह से जुलू प्रजाति जो है यहाँ पर विकसित होती है साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में। अब देखिए अगला जो क्षेत्र आता है, हम लोग अगले महाद्वीप के पास जाते हैं जो है यूरोप का। देखिए यूरोप में मुख्य रूप से दो प्रकार के जो मुख्य जनजाति है उसको मैंने लिया है, जिसमें पहला है नार्डिक। नार्डिक जो है स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे के क्षेत्र में पाया जाता है। अगर देखा जाए तो कुछ इस क्षेत्र में स्वीडन है, और इस क्षेत्र में आपको मिल जाएगा डेनमार्क और साथ ही नॉर्वे। नॉर्वे वही क्षेत्र है जो जहाँ पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। साथ ही साथ ये भी बहुत ठंडा प्रदेश है, जिस तरह ये सब क्षेत्र थे इग्लू वाला क्षेत्र, उसी तरह यहाँ भी काफ़ी ठंड होती है। तो यहाँ के लोग भी जो होते हैं वो प्रायः बोल सकते हैं कि इनका जो खाने का संपदा है या फिर जो भी चीज़ पर ये निर्भर करते हैं वो वहाँ की जीवों पर निर्भर होता है। और यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में यहाँ खेती होती है, लेकिन यह खेती जो होती है उतनी ज़्यादा पर्याप्त नहीं होती है। इसीलिए यहाँ के जो लोग होते हैं वो प्रायः निचले स्तर के, या बोल सकते हैं इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, इन क्षेत्रों में मतलब यूरोप में जो निचले, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, उन क्षेत्रों के लोगों पर व्यापार के साथ अपना संबंध को बनाए रखते हैं और उसी तरह से व्यापार करते हैं। तो इसमें जनरली से जो नार्डिक क्षेत्र है उसमें स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देश आते हैं। कि नार्डिक जो ये क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो यूरोप का क्षेत्र है, यहाँ पर ये लोग जो होते हैं वो अधिकांशतः बोल सकते हैं मीट और मांस का व्यापार ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर आपको जितने जीवों के छाल से बने हुए गर्म कपड़े हैं उनका स्रोत मिल जाता है। साथ ही साथ ये लोग जो है यहाँ पर याक को बहुत अधिक उपयोग करते हैं और कुत्तों का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये लोग अपने बोल सकते हैं कि जिस तरह से ये लोग यातायात के लिए कुत्तों का और लोमड़ियों का भी उपयोग करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्षेत्र है वो प्रायः बोल सकते हैं कि खनिज लवण यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में है, खनिज यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए यहाँ की जो प्रजाति है वो नार्डिक प्रजाति भी कहा जाता है या नार्डिक जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। अगला जो यूरोप का जनजाति है उसका नाम है हेस्का। देखिए हेस्का जो है वो ब्रिटेन के क्षेत्र में आता है, कुछ इन भागों में लगभग आता है हेस्का। अब हेस्का का जो मुख्य गुण क्या है वो बता देता हूँ मैं। ये पुराने समय में बहुत अधिक व्यापार करते थे। ब्रिटेन, आपको ब्रिटिश साम्राज्य याद होगा, तो ये लोग पुराने समय से ही व्यापार करते आए हैं और ये लोग अधिकतर लूटते खसोटते थे। मतलब इनका ज़्यादा काम था कि अपने देश में तो कुछ है नहीं, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे देश में क्या है, लेकिन दूसरे देशों के साथ ये व्यापार बहुत ज़ोर शोर से करते थे। और यदि होता तो ये वहाँ पर ज़बरदस्ती लूट मचा लेते थे और वहाँ से बोल सकते हैं बहुत भारी मात्रा में संपदाओं को उठा करके अपने देश में ले आते थे। जैसे कि इनका अगर मान लीजिए कि इनके पास किसी चीज़ का कमी है तो ये युद्ध करेंगे, छल कपट करेंगे और वहाँ से उन चीज़ों को उठा करके अपने साम्राज्य में ले आते थे। तो प्रायः यहाँ पर ऐसे खेती के मामले में देखा जाए तो बहुत चीज़ की खेती होती है, जिसमें मक्का है, गेहूँ है, इन सभी की खेती होती है। और यहाँ पर राइन नदी का भी कुछ अंश मिल जाता है, तो इनके पास नदियों का भी स्रोत अच्छा खासा है और इसी कारण इनके पास खेती होता है। लेकिन इन्होंने अपना जो विकास किया, अपना जो जनजातिक विकास था, उसके लिए ये अधिकतर युद्ध करते थे और युद्ध नीति के द्वारा ये क्या करते थे, अपने क्षेत्र का विकास करते आए और उसमें अपनी आर्थिक स्थिति को ज़्यादा मजबूत किया।
तो ये तो था यूरोप का क्षेत्र। यदि अब हम लोग आते हैं एशिया के क्षेत्र में, तो हमें एशिया के क्षेत्र में बदूद जो अरब मरुस्थल में पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बदूद जो है वो अरब मरुस्थल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जनजाति देखा गया है। बदूद जो बोल सकते हैं जनजाति है, ये प्राय अरब मरुस्थल के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये लोग जो होते हैं, इनकी मुख्य विशेषता क्या है कि ये बहुत ही सगे होते हैं, मतलब कि ये अपने जाति के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहते हैं। इन लोगों के बीच में, इन लोगों का जो कबीलों का जो समूह है, उसे कई जगह पर हुमाहू या गोआम कहा जाता है। तो गोआम वो वर्ग होता है जो लगातार अपनी जगहों को बदलते रहते हैं, मतलब कि वो व्यापार करते हैं, फिर एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चल जाते हैं। और इसी तरह से गोआम जो जनजाति इसका होता है, वो काफ़ी अधिक यात्रा करता है। और इनके कबीलों की मुख्य विशेषता क्या है कि ये लोग जो होते हैं आपसी भाईचारा में बहुत अधिक निपुण होते हैं। ये कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं और बहुत कम मात्रा में इनमें कोई भी तरह का ऐसा युद्ध होता है कि ये अपने शासन को या अपने उत्तराधिकारी के लिए युद्ध करते हो। जैसे कि साउथ अफ्रीका के क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा क्या होता था कि राजा बनने के लिए युद्ध होता था, लेकिन इनमें ऐसा कोई भी नहीं है। इनकी एक मुख्य कहावत है कि हम भाई का विरुद्ध कभी नहीं जाएगा, और बोल सकते हैं कि परिवार के विरुद्ध कोई नहीं जाएगा तथा कबीलों के विरुद्ध कोई नहीं जाएगा। तो इस तरह के इनकी कुछ विचारें हैं जो ये लोग अपनाते हैं, इसलिए इन्हें सबसे संगठित जनजाति माना जाता है। उसी तरह अब हम लोग जाते हैं जो बोल सकते हैं कि अगला, इसका जो अगला ये है जनजाति है, वो आता है किर्गिज। देखिए किर्गिज जनजाति जो है ये एक तरह से एशिया के ही क्षेत्र में आता है, जो किर्गिस्तान क्षेत्र में है। और किर्गिस्तान आपको पता है कि कुछ इस भाग में है, और यहाँ पर किर्गिस्तान के क्षेत्र में ये जनजाति जो है काफ़ी प्रभावी मानी जाती है। देखिए किर्गिस्तान के क्षेत्र में जो ये किर्गिज जनजाति है, ये प्रायः पामीर के पठारी क्षेत्र में रहते हैं। तो इनकी मुख्य विशेषता क्या है कि ये व्यापार तो बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। इनको इधर से भी, एशिया के क्षेत्र से भी बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, चाइना के क्षेत्र से, भारत के क्षेत्र से, रसिया के क्षेत्र से, और यूराल पर्वत इनके सामने ज़्यादा आता है, तो इन क्षेत्रों से भी ये व्यापार करते हैं। और इनके पास प्राकृतिक संपदा के नाम पर उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। ये एल्युमिनियम की ज़्यादा बोल सकते हैं उत्खनन यहाँ पर होता है, और ये लोग जो है वो पामीर के पठार में निवास करते हैं। अगला जो है वो है कैम्सिन, जो साइबेरिया के क्षेत्र में आता है, अर्थात इन भागों में। ये भाग जो है ये साइबेरियन क्षेत्र है, और यहाँ पर ये कैम्सिन जनजाति पाई जाती है। देखिए कैम्सिन जनजाति जो है एक ऐसी जनजाति है जो काफ़ी उत्कृष्ट मानी जाती है, क्योंकि साइबेरिया और बोल सकते हैं कि रसिया एक ही क्षेत्र में आने वाला जगह है। तो यहाँ पर भी ये थोड़े ठंडे इलाके में ही रहते हैं, और इनका भी जो खान पान है, जो भोजन है और जो वस्त्र है, ये सभी वहाँ के जीवों पर आधारित होता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कैम्सिन वर्ग के लोग जो थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहायता की थी सोवियत संघ की, तो उसके कारण ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है रसिया के लिए। अब साथ ही साथ इसमें एक और गुण है कि साइबेरियन जितने भी पक्षी होते हैं, उनका जो क्षेत्र है इन्हीं क्षेत्रों में मिलता है। आप देखते होंगे कि ठंड के दिनों में साइबेरियन पक्षी भारत आ जाते हैं, और कई देशों में जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः वो भारत आते हैं। तो वो जो पक्षियाँ हैं ना, वो इन्हीं क्षेत्रों से उड़ करके हमारे भारत में आती हैं। तो इसी तरह से कैम्सिन जो है, कैम्सिन जनजाति, वो कहाँ पाई जाती है? साइबेरिया में, और ये रसिया की एक मुख्य जनजाति के रूप में विकसित है। अगला जो है वह है क्रुद। देखिए क्रुद इराक और इराक के क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब इराक और ईरान के क्षेत्र में, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक जनजाति है। ये लोग प्रायः क्या करते हैं, ये लोग प्रायः गर्म माहौल में रहते हैं, और इनका जो खान पान का जो व्यवस्था है वो सूखा खाते हैं। ये अधिकांश बोल सकते हैं कि मरुस्थल में पाए जाने वाले चीज़ों पर निर्भर करते हैं, जिसमें वनस्पति के लिए आप बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका उपयोग ये अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। साथ ही साथ ये प्रायः ये अधिकतर सऊदी अरब के क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है प्रायः वो सुखाड़ है, और इनकी खेती तो नाम मात्र की होती है, तो अधिकतर ये व्यापार पर ही निर्भर करते हैं। कुर्द वर्ग के जो लोग होते हैं वो प्रायः गर्मी से बचने के लिए ऐसे कपड़ों को पहनते हैं जिनसे उन्हें कम गर्मी लगे। इनके पहनावे जो होते हैं वो अधिकतर बोल सकते हैं सफ़ेद लिबाज होता है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊंचे तापमान को सहते हैं। जिस तरह सहारा मरुस्थल के लोग थे, उसी तरह इराक और ईरान के क्षेत्र में जो लोग आते हैं वो अपने पहनावों में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं बदलाव नहीं करते हैं, और यहाँ पर जल की कमी हमेशा बनी रहती है।
उसी तरह यदि हम भारत आएँ तो भारत में भी बहुत सारे प्रजाति देखने को मिल जाती है, जनजाति देखने को मिल जाती है, जिसको हम लोग कभी अलग टॉपिक में करेंगे। जब भारत के लिए स्पेशल वीडियो बनेगा भारत की जनजाति के ऊपर, तब इसको हम लोग समझेंगे कि भारत जनजाति में कौन कौन से मुख्य जनजातियाँ शामिल है, भारत प्रदेश में कौन कौन से मुख्य जनजाति हैं, जैसे गोंड है, बकरवाल है और बहुत सारे से जनजाति आते हैं, जिप्सी है। अब देखिए अगला जो है वो है ऑस्ट्रेलिया में। अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आए तो यहाँ पर हमें दो तरह की जनजातियाँ मिलती हैं। एक जो है वो माओरी, जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये माओरी जो जनजाति है ये न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में पाया जाता है, और न्यूजीलैंड आपको पता है कि इसको कई जगहों पर दक्षिण का यूरोप भी कहा जाता है। तो माओरी जनजाति वो न्यूजीलैंड में है, और ब्लैक फेलो जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये दोनों जनजाति जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कुछ मुख्य बोल सकते हैं जनजाति में से एक है। जहां ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलिया की सबसे मुख्य जनजाति इसलिए मानी जाती है क्योंकि यही वर्ग के लोग जो होते हैं यहाँ पर ज़्यादा खेती करते हैं। तो यदि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा खेती करने वाली, ज़्यादा कृषि लायक जो ज़मीन तैयार करने का काम जो है वो ब्लैक फेलो नामक जनजाति करती है, और न्यूजीलैंड में जो माओरी जनजाति है ये अधिकांशतः बोल सकते हैं कि ऐसे चीज़ों का निर्माण करते हैं, या बोल सकते हैं ये अधिकतर लेबर वर्ग में आते हैं। ये अधिकांशतः इन क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से पूरे विश्व में मुख्य रूप से कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं और इनका रहन सहन किस तरह से है। आशा करते हैं कि इस जानकारी को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।